सो गाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। ठीक है, यूपीएससी के मेंस में भी एक बार पूछा गया था कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या हैं और कौन से वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके में स्वेट इक्विटी शेयर्स यूज़ होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपको वैसे भी नॉलेज में होना भी चाहिए। देखिए इसमें ना क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट एक चीज़ आप समझ लीजिए, इसमें ना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर स्टार्टअप है तो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिमिट्स कुछ और हैं, और अगर पुरानी बिजनेस है तो उसके लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स की रूल्स कुछ और हैं। ठीक है, तो पहले हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड हो तभी ही वो इस शेयर्स निकाल सकती है, आप लोगों को पता ही है। अगर वो उसमें है ही नहीं, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, तो शेयर्स निकाल ही नहीं सकते हैं। तो उस केस में स्वेट इक्विटी शेयर जैसा कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। तो टोटली ये कंपनीज एक्ट ही गवर्न करती है। कुछ रूल्स इसमें सेबी के जो इक्विटी शेयर्स के लिए हैं वही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन 288 का। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, देखिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको डिफिनेशंस बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा। ये बोलता है स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स सच इक्विटी शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉइज at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी जो है या तो वो अपने डायरेक्टर्स को इशू कर सकती है या फिर अपने एम्प्लॉइज़ को इशू कर सकती है, बट उस शेयर्स के बदले में कंपनी पैसा ना ले। ठीक है, पैसे के बदले में वो कोई नो हाउ ले ले, कोई फार्मूला उसको पता है कि ये चीज़ कैसे बनती है, वो फार्मूला ले ले, है ना, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे मान लो कोई ट्रेडमार्क ले रखा है किसी ने, वो ट्रेडमार्क यूज़ करने दे। तो उन सारी केसेस में कैश के बदले जब कोई ले ले इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करें तो उसको हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सपोज करिए किसी कंपनी में मान लीजिए मैं एम्प्लॉई हूँ। ठीक है, वो कंपनी मान के चलिए कि कोई भी काम करती है, मान लीजिए कि गियर बनाती है ना, बट मुझे पता है कि गियर के अलावा मान लीजिए मेरे को उस गाड़ी का हॉर्न भी बनाना आता है जो कंपनी को, मैं और किसी को नहीं आता। तो मैंने कंपनी को बोला कि मैं जो है ये आपकी कंपनी के लिए हॉर्न भी बना सकता हूँ, तो आप एक काम करिए, आप बनाइए और बेचिए और इसके बदले मुझे 1 करोड़ दे दीजिए। कंपनी ने कहा कि यार मैं 1 करोड़ तो तुम्हें नहीं दे सकता, हमारे पास अभी उतने पैसे ही नहीं है, बीइंग स्टार्टअप या जो भी है, फंड नहीं है, या उस समय वो अपना वर्किंग कैपिटल नहीं ब्लॉक करना चाहता, या जिस भी वजह से, है ना, या मैं खुद नहीं लेना चाहता कैश में, चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिट होता रहे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, मुझे आप इक्विटी शेयर्स रिलीज़ कर दीजिए, यानी कंपनी जब भी प्रॉफिट करेगी, ठीक है, तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड ऑलरेडी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बदले मैंने नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के बजाय स्वेट इक्विटी शेयर्स मिले। क्योंकि मैंने कैश नहीं दिया, मैंने एक ऐसा तरीका बताया कि आप हॉर्न कैसे बना सकते हो, तो इसलिए कंपनी ने मुझे स्वेट इक्विटी शेयर्स रिलीज़ कर दिया। ठीक है, चाहे मैं एम्प्लॉई हूँ चाहे डायरेक्टर हूँ, बात एक ही है। अच्छा, दूसरी कंडीशन है कि मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रेडमार्क है जो बहुत फेमस थी, मैंने किसी से ख़रीद लिया। अब कंपनी कह रही है कि ये ट्रेडमार्क ना हमें पसंद है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कोई, तो ये लाइक ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो ये आप हमें दे दो। तो मैंने कंपनी को दे दिया, कंपनी ने मान लीजिए कॉपीराइट थी मेरे पास, तो कंपनी ने उसमें बहुत सारे बुक्स छाप लिए करोड़ों, है ना, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरे को प्रॉफिट मिलता रहे, या फिर कंपनी किसी और वजह से मुझे कैश नहीं इश्यू कर सकती है, तो उस कंडीशन में उन्होंने मुझे शेयर्स दे दिए। ठीक है, उतने वैल्यू का या जो भी वैल्यू एग्रीड है, तो वो जो शेयर्स मेरे हाथ में आएंगे वो मेरे पास जो है स्वेट इक्विटी शेयर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, रूल 8.1 कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के जो 2014 के रूल्स हैं उसका 8.1 कहता है, अगर आप कोई अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लाइक सीए की तैयारी कर रहे हैं या सीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सेक्शंस याद करना बहुत ज़रूरी है। सेक्शंस लिखने से ना आपको वैसे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, है ना, और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है कि एग्जामिनर को लगता है कि इसको इस चैप्टर की बहुत अच्छी नॉलेज थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, रूल 8.1 है कंपनीज एक्ट का। ठीक है, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर एक्ट रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉई वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, एम्प्लॉई किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अ परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी हु हैज़ बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एम्प्लॉई जो जिसको हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं वो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉई होना चाहिए। ठीक है, कोई टेम्परेरी एम्प्लॉई या कैजुअल एम्प्लॉइज़ को आप नहीं दे सकते हैं, और वो आपके पास में
इंडिया में काम कर रहा है या बाहर काम कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट वो परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। दूसरा, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, ठीक है, डायरेक्टर अगर है तो चाहे वो होल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हों, ठीक है, सबको आप इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं, ठीक है। एन एम्प्लॉय और अ डायरेक्टर एज डिफाइंड इन सॉफ्ट क्लॉजेज ए और बी एबव ऑफ सब्सिडियरी इन इंडिया और आउटसाइड। अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स को भी, है ना, आप स्वेट शेयर्स इशू कर सकते हैं। जैसे आपकी कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसके डायरेक्टर को भी आप दे सकते हैं, और आपकी कंपनी की कोई अगर सब्सिडरी कंपनी है यानी आप होल्डिंग कंपनी में ये स्वेट इक्विटी शेयर कर रहे हो तो आपके सब्सिडरी कंपनीज के डायरेक्टर को भी आप इशू कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है वैल्यू एडिशन की, है ना। हमने डिफिनीशन में कहा था कि अगर वो वैल्यू एडिशन करे बाय वॉट एवर नाम इट इज़ कॉल्ड, जैसे हमने यहाँ पहले बोला था, other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called, right। तो value addition का क्या definition है? Value addition means actual or anticipated economic benefit derived or to be by the company from an expert or a professional for providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property right by such a person to whom so equity is being issued for which the consideration is not paid or included in the normal remuneration payable under the contract of employment in the case of an employee, ठीक है। मतलब जो भी वो बंदा प्रोवाइड कर रहा है ना, ऐसा उसका या तो हमें इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट हो या एंटिसिपेटेड हो, हम ऐसा मान रहे हैं कि फ्यूचर में जाके इस चीज़ की वजह से हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है या अभी इमीडिएट हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए उसके कंसिडरेशन में हम जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। बट उसके लिए नेचर यही है कि ऑलरेडी आपको पेमेंट ना मिल रहा। अगर कोई एम्प्लॉई है उसको हम पहले ही बोल चुके हैं कि तुम्हें हॉर्न बनाना है और हमने रख लिया उसको, तो ऑलरेडी उसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है कि हॉर्न बनाने का आपका काम है, उसके लिए रखा है, तो वो अलग से कहे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स दे, तो वो नहीं हो सकता, है ना। जिस चीज़ की हम सैलरी दे रहे हैं उसके लिए हम उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं दे सकते, ठीक है। जिस चीज़ को उसको हम सैलरी नहीं दे रहे हैं तो उस चीज़ के बिहाफ में हम लोग उसे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बात आती है कि एम्प्लॉय और डायरेक्टर ही क्यों, तो ये सेक्शन 54 में लिखा है। सेक्शन 54 सिर्फ परमिशन देता है डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को ही आप जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, और उसके बदले आपको एडुकेट रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। आपकी प्रॉफिट बढ़ रही है और या फिर आपको उसका लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तभी आप स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है इशू कर सकते हैं। अच्छा, आगे सेक्शन 54 में ही ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम सेक्शन 53 के साथ मिला के पढ़ते हैं तो हम किन कंडीशंस में स्वेट इक्विटी शेयर्स जारी कर सकते हैं या स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो आपको जनरल मीटिंग बुलानी होगी, ठीक है, और उसमें आपको, ठीक है, तो इसके लिए आपको जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये रेजोल्यूशन जो होगा पास करने के विदिन 12 मंथ में ही आपको शेयर्स इशू करने होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा उसमें रेजोल्यूशन में आपको साफ साफ लिखना होगा कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आप इशू कर रहे हो, करेंट मार्केट के हिसाब से उसकी क्या प्राइस है, कंसिडरेशन अगर कुछ मिल रही है तो वो क्या चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, और डायरेक्टर है तो वो किस क्लास के या एम्प्लॉई हैं तो वो आप किसको इशू कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपका उस स्पेशल रेजोल्यूशन में क्लियरली लिखा होना चाहिए, ठीक है। जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग वगैरह तो आप समझते ही होंगे, नहीं समझते तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वो डिस्क्राइब कर दूंगा कि जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग कब अलग अलग बुलाया जाता है और नॉर्मल रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या फ़र्क होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर शेयर जो है लिस्टेड है, आपकी कंपनी अगर लिस्टेड है और अगर ऑलरेडी आपका जो है शेयर मार्केट में ट्रेड होता है NSE BSE में, तो उस केस में आपको सारे सेबी के रूल्स को भी कंप्लाई करना होता है, ठीक है। कंप्लायंस सारी सेबी की भी एप्लीकेबल आप पे हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अ कंपनी हुज शेयर आर नॉट सो लिस्टेड शुड इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इन कंप्लायंस विद द रूल मेड इन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014, ठीक है ना। अगर लिस्टेड नहीं है कंपनी तो आपको कंपनीज एक्ट के रूल 2014 में जो शेयर कैपिटल और डिवेंचर के रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली करना होगा। अब बात आती है कि अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है
कि इक्विटी शेयर्स या स्वेट इक्विटी शेयर्स में किसके राइट ज़्यादा हैं या किसके राइट कम है। तो सेक्शन देखो, पहले हमने जो कंडीशन बात करी थी वो सेक्शन 54(1) था। सेक्शन 54 में ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप सेक्शन वाइज इसको अगर कंसोलिडेट करें तो सेक्शन 54 में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपका एम्प्लॉय और डायरेक्टर को ही आप स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हैं। 51(4) रेड विथ 53, ठीक है ना। आपको स्पेशल एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना होगा। सेबी अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के सारे रूल्स फॉलो होंगे। उसके अलावा जो है आपका अगर लिस्टेड नहीं है तो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 है उसके कंप्लायंस में आपको सारे स्वेट इक्विटी शेयर्स निकालने होंगे। सेक्शन 54(2) कहता है कि दोनों जो हैं वो पैरी पैशू हैं। ये एक लैटिन वर्ड है पैरी पैशू, इसका मतलब होता है इक्वल फुटिंग, है ना। मतलब दोनों के अधिकार जो हैं वो समान है फाइनेंशियली, ठीक है। चाहे आप इक्विटी शेयर होल्डर हो या स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर हो, दोनों के अधिकार जो होंगे वो एकदम समान होंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा अगर स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करें उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं तो डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग होना चाहिए जिसमें ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है। रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर द इशू, किस लिए हम इशू कर रहे हैं। द क्लास ऑफ शेयर्स विच स्वेट इक्विटी शेयर आर इंटेंडेड टू बी इशू, किस क्लास के शेयर्स इशू होंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है। डायरेक्टर और एम्प्लॉई जिनको ये शेयर दिए जाने हैं। प्रिंसिपल टर्म एंड कंडीशन ऑन विच स्वेट इक्विटी शेयर्स आर टू बी इश्यूड, ठीक है। इंक्लूडिंग बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, किस हिसाब से वैल्यूएशन करी गई है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो मेंशन होना चाहिए। टाइम पीरियड फॉर एसोसिएशन ऑफ सच पर्सन विद कंपनी, वो इंसान आपके पास कितने टाइम से डायरेक्टर है या कितने टाइम से काम कर रहा है या टोटल पहले एम्प्लॉई था फिर डायरेक्टर हुआ है तो वो टाइम पीरियड सारा मेंशन होना चाहिए, ठीक है। द प्राइस एट विच द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर प्रपोज टू बी इशूड, ठीक है। मोटा मोटी उनकी अगेन वही वैल्यू की बात आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह के सारे टर्म्स एंड कंडीशन स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रहेगा। इसके अलावा इसमें एक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए टू द इफेक्ट दैट कंपनी शैल कंफर्म द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें मेंशन हो। इसके अलावा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पर्सनल टू द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आपका मेंशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो स्पेशल रिजोल्यूशन हमने पास किया था उसकी वैलिडिटी क्या है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्पेशल रिजोल्यूशन जो आपने पास करी है उसकी वैलिडिटी 12 मंथ की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कुछ लिमिट हैं, मैं आपको बताता हूँ। रूल 8(4) कहता है दैट द कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल शेयर। इस साल जितनी भी आपका जो भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हैं उस ईयर का, उसके 15% से ज़्यादा आप वन टाइम में इक्विटी शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं इशू कर सकते, यानी दोनों में से जो ज़्यादा हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा आप स्वेट इक्विटी कैपिटल नहीं कर सकते। आपकी पेड अप कैपिटल बहुत ज़्यादा होगी तभी 5 करोड़ के आसपास जाएगा, अदरवाइज सिंपली हम 5% समझ सकते हैं कि 15% से ज़्यादा आप स्वेट इक्विटी कैपिटल शेयर्स नहीं इशू कर सकते, ठीक है। अच्छा, टोटल पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा भी नहीं हो सकता सारे स्वेट इक्विटी कैपिटल मिला के, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर आपका कंपनी अगर स्टार्टअप है, ठीक है, स्टार्टअप के लिए 19 फरवरी 2019 को जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था GSR 127E, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कंपनी जो है स्टार्टअप की श्रेणी में आता है, ठीक है, तो अपना 50% से ज़्यादा, ठीक है ना, विद इन 10 ईयर्स 50% से ज़्यादा स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो नहीं इशू कर सकता। 50% अगेन हम कैलकुलेट करेंगे पेड अप इक्विटी शेयर से, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से, ठीक है। अच्छा, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं उस पर लॉक इन जो पीरियड होगा वो 3 साल का होगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स पे लॉक इन 3 साल का होगा। इसके अलावा ये नॉन कैश कंसिडरेशन में ही इशू हो सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा स्वेट इक्विटी शेयर जो हैं इसको हम लोग एंट्री कहाँ करें तो मैं बता दूं, इसको हम मैनेजरियल रिम्यूनरेशन मानेंगे, ठीक है। मैनेजर्स को जो सैलरी दी गई है वो मानेंगे, ठीक है। ये अदर देन कैश इशू है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग एसेट में खड़ा भी नहीं कर सकते बैलेंस शीट में, ठीक है।
कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट में भी रूल 8/13 कहता है कि कंपनी के जो बोर्ड के रिपोर्ट हैं उसमें भी आपका ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर में आपको ये मेंशन करना होगा कि आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको मेंटेनेंस रजिस्टर मेंटेन करने हैं स्वेट इक्विटी शेयर के लिए, अगेन वो फॉर्म नंबर SS3 ही है, ठीक है, जिसमें आपको सेक्शन 54 में आपने फॉर्मेट देखा होगा फॉर्म नंबर SS3 का, नहीं देखा तो आप गूगल वगैरह करके निकाल सकते हैं। उसी में आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स का रजिस्टर मेंटेन होगा। द रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी मेंटेन इन द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस एट द बोर्ड में डिसाइड। द एंट्रीज इन द रजिस्टर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और बाय एनी अदर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस, ठीक है। जो कंपनी सेक्रेटरी होगा वो उसको रजिस्टर को ऑथेंटिकेट करेगा, या फिर बोर्ड ने अगर किसी और को उस चीज़ की पावर दे रखी है तो कोई और जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। नॉर्मल जो इक्विटी शेयर्स के लिए कंपनी सेक्रेटरी का रोल है वही आपका जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए भी होगा, ठीक है। तो आप लोगों के चैप्टर समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में मैं आपको पर्सनल इन वीडियो गाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है, या आपको उसके रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह है वो प्रोवाइड करा देंगे, आप कमेंट कर सकते हो।